नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था वो होगा आज हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने 13 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं और हर टॉपिक से रिलेटेड वो प्रैक्टिस सेट थे हिंदी के। तो आज हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है और आज हम बात करने वाले हैं अव्यय। जानते हैं ना, अव्यय जिसको हम अविकारी भी कहते हैं। तो आज हम उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण 36 प्रश्न जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप KBS PRT की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हिंदी के 30 नंबर के प्रश्न जो है आपको KBS PRT में पूछे जाएंगे। बाकी चीज़ें अदर एग्जाम की अगर हम बात करें तो सुपर टेट या जिस एग्जाम में हिंदी सिलेबस दिया गया रहता है उसमें ये टॉप वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, आज हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज है हमारा अव्यय। और अव्यय का प्रश्न नंबर पहला है कि अव्यय है, अव्यय क्या है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है या दोनों है वो आपको बताना है। तो देखिए, अव्यय की बात करें तो अव्यय अविकारी शब्द होता है। याद रखिएगा, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जैसे का वैसे ही प्रयोग होते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। देखिए, इसी से रिलेटेड है, अव्यय के भेद कितने होते हैं। विकल्प आपके सामने है, आप चुन लीजिएगा। आपको उत्तर में बताने जा रहा हूँ। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। तो ये 4 जो है विशेषण के क्रिया अव्यय के भेद हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और समुच्चय बोधक के चारों ऑप्शन में दे दिया गया है इसका प्रकार। प्रश्न नंबर तीसरा, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो क्रिया विशेषण कहते हैं, बस कुछ नहीं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं चौथा पर और यह कह रहा है कि लिंग, वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे हैं। वे क्या हैं वो आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, मैंने अभी परिभाषा मैंने बताया था अव्यय पर कि अव्यय पर क्रिया विशेषण, लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो अव्यय कहलाते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा अव्यय है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अव्यय है वो आपको बताना है। ठीक है, अरे है, किंतु है, तो ये अव्यय है या सभी है। तो इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। ये सभी अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, इनमें से कौन सा अव्यय न्यूनता बोधक है। न्यूनता बोधक कौन सा अव्यय है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 का थोड़ा है, कुछ है, टुक है या ये सभी है। तो विकल्प इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी जो है न्यूनता बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो डी वाला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा। निपात, निपात इसमें से निपात है ऑप्शन विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है और क्रिया है। तो निपात, पहली चीज देखिए, निपात किसे कहते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य के अर्थ को ही बदल देते हैं, उसी को निपात कहते हैं। जैसे ही हो जाएगा, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, भी हो जाएगा, ऐसे जो शब्द प्रयोग होते हैं ना वाक्य में, उन्हीं को हम निपात के नाम से जाना जाता है और ये सब अव्यय के अंतर्गत आएंगे। इसलिए 7वां का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 होगा। हाँ, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते हैं। छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते हैं, इस वाक्य में निपात कौन सा है। विकल्प आपके सामने है। छोटे हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, मानते हैं या तक। कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें से आपको निपात बताना है। ये देखिए, इस वाक्य में कौन सा एकदम पूरे वाक्य का अर्थ बदल दे रहा है वही आपको बताना है। तो हमारा सी वाला विकल्प तक जो है ये निपात के अंतर्गत आएगा।
गा। छोटे बच्चे बात नहीं मानते, अगर आप यहाँ से देखिए निपात हटा दीजिए, इसका भी अर्थ लिख लेगा। देखिए छोटे बच्चे बात नहीं मानते, ठीक, अर्थ निकल रहा है ना। अब यहीं पर ध्यान रखिए, अगर मैंने यहाँ पर ये तक रखा तो छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, तो एक तरह से एक वाक्य का अर्थ ही बदल कर रख दिया है, उसी को हम निपात कहते हैं। सी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब इस वाक्य में निपात कौन सा है वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा है, टेट में भी यहाँ से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। और सुपर टेट में तो पूछने के पूरे चांस है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होता है निपात। तो इसमें से निपात आपको छांटना है। विकल्प आपके सामने है, 9 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा बी वाला ही। मैंने बताया ना कि देखिए तुम्हें आना, अब ये इसको मिटा दीजिए, तुम्हें आना पड़ेगा। अब देखिए ये से एक सब वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं ये पूरा ले लेता हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा, एकदम निश्चय हो जाता है कि भैया आपको आना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक वाक्य का अर्थ ही बदल देता है निपात। ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द है लेकिन उसने वाक्य का अर्थ ही बदल दिया है। प्रश्न नंबर 10 कि इनमें से कौन विस्मय आदि बोधक अव्यय है। विस्मय आदि बोधक इसमें से अव्यय कौन है, तो वह ये वाला जो चिन्ह होता है विस्मय का ही बोधक का प्रतीक होता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा अव्यय भरा जाएगा वो आपको बताना है। आज धन डैश डैश कोई नहीं पूछता, कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 11 का। देखिए आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अब देखिए आज धन साथ कोई नहीं पूछता, आज धन तक को कोई नहीं पूछता, आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता। देखिए ये विकल्प ये सब नहीं। अब देखिए ये तीनों शब्द मैंने विकल्प में लगा कर देख लिया लेकिन अर्थ अच्छा नहीं मिला, और अर्थ जो सही मिला वो विकल्प ए से कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। यही एक विकल्प है जो इस वाक्य का अर्थ पूरा करने का कार्य कर रहा है, बाकी तीनों नहीं कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि दूर दूर हट किस प्रकार का अव्यय है। तो आपको पता होगा कि जब ऐसे चिन्ह लग जाए तो विस्मयादि पर ही जाते हैं, और हमारा सी वाला विकल्प जो है 12 का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विस्मयादि के टाइप्स में आ जाएगा, किस प्रकार का अव्यय है विस्मयादि के, तो ये हमारा जो है देखिए दूर हट। अब घृणा बोधक, तिरस्कार बोधक, अब किसी को दूर कहते हैं तो क्या उसका तिरस्कार होता है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 12 का। ध्यान रखिएगा मैंने विस्मयादि बोधक मार दिया, ये प्रकार है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है कि राम कैसा आदमी है। इस वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा है। राम कैसा आदमी है, आपको बताना है। हर्ष बोधक है, शोक बोधक है, घृणा बोधक है, स्वीकार बोधक है। कौन सा विकल्प सही होगा। राम कैसा आदमी है, राम कैसा आदमी है, किसी के बारे में कहना कि राम मतलब कोई आदमी अगर गलत करता है तो उसके बारे में कहते हैं हाय राम कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है। तो आप घृणा की वजह से किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, ताकि 13 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तभी आप ऊपर मारिएगा, नहीं तो आप चले जाएंगे दूसरे विकल्प पर, ठीक है ना। 13 का सी वाला विकल्प घृणा बोध हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि राम। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने गलत कार्य कर रहा है तो आप कहेंगे ना कि राम कैसा व्यक्ति है ये, तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, और डी है सत्यवाणी सुंदर होती है। ऑप्शन नंबर 14 का जो विकल्प सही होगा वो ए वाला, क्योंकि वो क्रिया क्या है उसकी बोलना, और वो कैसे बोल रहा है तो धीरे धीरे बोल रहा है, तो क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ वही पूछ रहा है। ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है।
इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है अव्यय नहीं है 15 का। आज, धीरे, इधर, उसका, कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये डी वाला विकल्प आपको साफ दिख रहा है कि उसका ये अंतर्गत, ये अव्यय के अंतर्गत नहीं आता, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रीति का मतलब उसके भंगिमा भाव को बताया जाता है, उसी को रीति हम कहते हैं। ऑप्शन ए अत्यंत, बी है आजकल, डी है बाहर और सी है कदाचित। रीतिवाचक कौन सा है प्रश्न नंबर 16 का? कदाचित जो विकल्प इसका होगा वो है रीति का बोध कराएगा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से कौन अविकारी होते हैं? अविकारी कौन होते हैं? अव्यय ही होते हैं ना। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विकल्प आपके सामने है। संधि है कि उपसर्ग है कि अन्वय है या अव्यय है? तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? तो इसका विकल्प जो है डी वाला, क्योंकि ये अव्यय के अंतर्गत आएगा। इस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये जैसे का वैसा ही शब्द प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आप इस शब्द को देखिएगा, अथवा और किंतु, परंतु, ऐसे शब्द जो है ना ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया है? अब आपको बताना है कौन सा क्रिया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? प्रश्न नंबर 19 का। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो ए वाला, क्योंकि यहाँ पर परिणाम की बात हो रहा है। थोड़ा का मतलब एक मात्रा की बात हो रही है और वो एक परिणाम के अंतर्गत ये शब्द आ जाते हैं। तो इस तरह से ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि श्याम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब क्या देखिए, श्याम धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या है? इसका अव्यय है। लेकिन कौन से अव्यय के अंतर्गत आएगा? तो क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। अब पढ़ने की प्रक्रिया कैसी है? धीरे धीरे, तो विशेषता बता रहा है ना क्रिया की, तो इसीलिए हमारा ए वाला विकल्प 20 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि क्या हुआ? इस वाक्य अव्यय की पहचान करें। इस वाक्य में अव्यय की आपको पहचान करना है। प्रश्न नंबर 21 का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और अव्यय की अगर हम बात करें तो पहला ही विकल्प हमारा ए वाला विकल्प जो ये अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। विश्व में आदि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, वो अव्यय का एक टाइप्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और उसी के अंतर्गत वो शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 22, लाल किले पर तिरंगा लहरा है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा संबंध बोधक अव्यय है वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 22 का। अब देखिए संबंध क्या होता है, जैसे कि लाल किला है और लाल किले पर क्या फहरा रहा है? लाल किले पर तिरंगा, तो इसमें संबंध का कार्य हमारा पर कर रहा है ना, तो इसीलिए हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय की बात कर रहा है और वो हमारा शब्द है पर। 22 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23, करो या मरो। इस वाक्य की पहचान करें। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक या शब्द, किसके अंतर्गत ये आएगा? करो या मरो। प्रश्न नंबर 23 का। तो देखिए ये एक तरह का विभाजक शब्द के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि एक तो शब्द हो जाता है करो और एक तो शब्द हो जाता है मरो, तो ये एक विभाजक के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि भीतरी आकर, क्या है प्रश्न कि भीतर आकर बैठिए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। भीतर आकर बैठिए, कौन सा क्रिया विशेषण निहित है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। कौन सा क्रिया विशेषण होगा प्रश्न नंबर 24 का? तो वो होगा स्थानवाचक। अब देखिए उसको स्थान का मतलब कि यहाँ पर भीतर बुलाने की बात हो रही है, तो ऐसे में ये एक स्थान का बोध हो जाता है और वह स्थानवाचक बोधक के अंतर्गत आ जाता है। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान से इस प्रश्न को हल करिएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि मैं अभी आ रहा हूँ।
इस वाक्य में कौन सा काल बोधक क्रिया विशेषण निहित है, पहचान करें। कौन सा क्रिया विशेषण काल बोधक क्रिया विशेषण निहित है? मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल बोधक क्रिया विशेषण निहित है? मैं अभी आ रहा हूँ, कौन सा काल बोधक क्रिया विशेषण बोधक स्थित है इसमें 25 का? तो वो बी वाला अभी। अभी का मतलब क्या होता है यहाँ समझिएगा। अभी मतलब ये हुआ कि तत्काल बात हो रही है कि भाई फाइनली मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। तो एकदम पॉइंट टू, अब ऐसे कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, अब निश्चय नहीं है कि वो कब आएगा, लेकिन अभी जब उसमें शब्द लग गया तो ये निश्चय हो जाता है भैया कि वो अभी आ रहा है। प्रश्न नंबर 26 है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है? वो आपको बताना है, क्रिया विशेषण का अन्य नाम। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? तो अविकारी क्रिया विशेषण भी उसको आप कह सकते हैं, जिस पर वचन लिंग कारक का कोई प्रभाव न पड़े। प्रश्न नंबर 28 है कि बूद बूद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है, पहचान करें। बूद बूद में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है, उसी की आपको पहचान करना है प्रश्न नंबर 28 का। तो कौन सा? तो बूद बूद की बात हो रही थी, एक तरह का एक मात्रा की बात हो रही है, और वो आ जाता है परिणामवाचक विशेषण में, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि सीता ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल नहीं हो सकी, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक मतलब इस दोनों जो वाक्य हैं इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन सा शब्द है इसमें से? प्रश्न नंबर 29 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। किंतु शब्द जो है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, फेकिन, ये जितने भी होते हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 की हे भगवान मुझे उठा ले, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। चलिए इस वाक्य में आपको अव्यय पहचान करना है प्रश्न नंबर 30 का। कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय होगा वो विस्मय आदि बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो क्रिया अब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्रिया है अभ्यास करना। अब पूछ रहा है कि क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तो वो है थोड़ा थोड़ा। तो विकल्प हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि मेरे सामने से हट जा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कौन सा अव्यय इसमें संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा? प्रश्न नंबर 32 का। और अगर हम बात करें उत्तर की तो वो हमारा उत्तर होगा सामने से, यानी बीच वाला विकल्प शब्द जो है ये इसमें संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, मेरे और हटने के बीच में। तो विकल्प हमारा बी वाला विकल्प 32 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि उसका साथ छोड़ दीजिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? उसका साथ छोड़ दीजिए, संबंध बोधक अव्यय आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 33 का। संबंध बोधक यानी कि उसका साथ छोड़ दीजिए, अब इसमें जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? साथ वाला विकल्प, मेन विकल्प इसका बी वाला ही है। तो विकल्प भी हमारा 33 का बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है वह कौन सा क्रिया विशेषण होगा? अब देखिए जिस क्रिया विशेषण से कार्य का होने का समय पता होता है वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? चलिए आपको हम विकल्प दिखाते हैं 34 का। कौन सा? कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक या रीतिवाचक? प्रश्न नंबर 34 का। और जब किसी चीज के समय की बात होती है तो वह कालवाचक में ही आ जाता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, उफ कितनी गर्मी पड़ रही है, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करें।
तो कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, 35 का ए वाला विकल्प हमारा उफ जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 और वो है कि श्रुति और गुंजन पढ़ रही है। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय इसमें से बताना है कौन सा, श्रुति और गुंजन पढ़ रही है, तो कुछ नहीं और वाला जो शब्द है वो दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य किया है, तो सी वाला विकल्प जो है 36 का सही हो जाएगा। तो ये थे अव्यय के महत्वपूर्ण 36 प्रश्न जो कि आप लोगों के सामने मैंने रखा था। जल्दी हम हिंदी के अगले जो टॉपिक होंगे उसकी वीडियो की प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।